हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ डॉट नेट का कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट, जो कि एक डॉट नेट डेवलपर को पता होना चाहिए। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें एज ए डॉट नेट डेवलपर पता होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हर टॉपिक के अंदर जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स चेक करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आप डॉट नेट डेवलपर हो या फिर अगर आप इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन कॉन्सेप्ट्स का पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जो मैं बताने वाला हूँ, या फिर ये इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एज एन एक्टिविटी, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपको उसको राइट डाउन कर देना है ताकि आप लेटर उसको लर्न कर सको। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं मोस्टली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे ही फोकस करूँगा, तो मिस मत करना किसी भी कॉन्सेप्ट को। अब भले ही आप 10 में से 2 कॉन्सेप्ट जानते हो, पर वो 2 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पता चलेंगे कि वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको सारी नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, आपको बस उतनी नॉलेज चाहिए जो कि आपके प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज़ होती हो या फिर इंटरव्यूज़ में बहुत पूछी जाती हो। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक से शुरू करते हैं जो कि है हमारा ऊप्स। ऊप्स में क्या क्या हमें पता होना चाहिए है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। उसके बाद जो 4 पिलर्स हैं हमारे ऊप्स के, कौन कौन से? पहला है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर हमें क्या क्या पता होना चाहिए, जो कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और मल्टीपल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमें क्या क्या पता होना चाहिए, मेथड ओवरलोडिंग, कंपाइल टाइम और रन टाइम मेथड ओवरराइडिंग। तो आप देख रहे हो, मैंने केवल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ही यहाँ पे कवर किए हैं, और मैं डिटेल में अंदर नहीं जाऊँगा कॉन्सेप्ट्स के, खाली नाम लूँगा क्योंकि ये एक रोड मैप है, ट्यूटोरियल नहीं। ओके। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है C#, सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉट नेट में। इसमें हमारे पास, इसलिए मैंने इसको 3 लेवल में डिवाइड किया है। पहला है C# लेवल 1, मतलब जो बिगिनर को पता होने चाहिए। वेरिएबल नेट डाटा टाइप्स पता होने चाहिए, क्या क्या डाटा टाइप्स होते हैं। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर्स कितने टाइप्स के होते हैं और कब कौन सा एक्सेस मॉडिफायर हमें अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना है वो पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमें जो पता होना चाहिए वो है एरेस, लूप्स के अंदर हमें टाइप्स ऑफ लूप्स पता होने चाहिए, कौन कौन से टाइप्स ऑफ लूप्स हैं हमारे, फॉर वाइल, डू वाइल, फॉर ईच, और जंप स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ये हमें, ठीक है, अभी तक ठीक है। उसके बाद हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल में हमें इफ एल्स, टर्नरी और स्विच केस, ये तीनों पता होनी चाहिए। अब आप देख रहे हो ये बहुत ही बेसिक लेवल है, इसलिए मैंने इसका नाम लेवल 1 रखा है, जो कि आपको बिगिनर को भी पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नोट इट डाउन और उसको क्लियर कर लेना, आगे मत बढ़ना। सब लेवल बाय लेवल, सब एक के बाद एक हैं, स्टेप बाय स्टेप, मिस मत करना कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं C# लेवल 2 में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऊपर है, पर ये भी मैं कहूँगा कि पता होना चाहिए। ठीक है। तो लेवल 2 में हमारे पास सबसे पहले है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यस, डिफरेंस इनके बीच में क्या है, कौन सा कब यूज़ करना है, आना चाहिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसमें ट्राई, कैच, फाइनली तो बहुत ही बेसिक है, और थोड़ा सा अगर ऊपर जाएं तो थ्रो और थ्रो एक्स के बीच में मैंने इसलिए पॉइंट आउट किया है क्योंकि ये इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। उसके बाद बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट। ओके। अब स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रिंग जो हमारी क्लास होती है और उसके कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले स्ट्रिंग मेथड कौन से हैं, इसमें मैंने केवल जो टॉप के मेथड्स हैं यहाँ पे वो लिखे हैं, तो इतना तो मिनिमम हमें आना ही चाहिए, बाकी मेथड्स और भी हैं बट ये टॉप वाले। फिर हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, पता होना चाहिए। फिर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर का डिफरेंस, इंटरव्यू में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर्स, इसमें हमें प्लस कंस्ट्रक्टर टाइप्स पता होने चाहिए।
इसमें हमें स्टैटिक, कॉपी, प्राइवेट फिर भी थोड़ा ना भी पता हो तो चलेगा, बट डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज तो पता ही होने चाहिए। ओके, तो ये है हमारा लेवल 2। अब हम बढ़ते हैं लेवल 3 पे। सी शार्प के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं? सबसे पहले है जेनरिक्स। यस, टाइप्स ऑफ जेनरिक्स आपको आने चाहिए। कलेक्शंस, और कौन से हमारे पास और भी कलेक्शंस हैं, बट ये इंपॉर्टेंट वन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और ये जो इंटरफेसेस हैं दो, इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन मेथड्स, फिर कीवर्ड्स हैं हमारे पास सी शार्प में कुछ, ये मैंने वो सारे कीवर्ड्स लिखे हैं। इनमें से बस ईल्ड को आप ऑप्शनल समझ सकते हो, बाकी सारे कीवर्ड्स आपको इनका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर है हमारे पास असिंक और अवेट, आजकल बहुत पॉपुलर है, इसके बगैर आप सी शार्प डेवलपर कहला भी नहीं सकते, तो ये ज़रूर समझ लेना। फिर हमारे पास लिंक क्यू है, थोड़ा सा ऑप्शनल है, इसमें अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बट इसमें आपको जो हमारे पास ये सिलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, ये सारी हमारी क्वेरीज आनी चाहिए, और लैम्डा एक्सप्रेशन का आना चाहिए, ठीक है। और लिंक टू एसक्यूएल इज़ एन ऑप्शनल। और फिर लास्ट में है हमारा डेलीगेटेड इवेंट्स, ये भी थोड़ा सा ऑप्शनल है, लेवल 3 है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें रखा है, तो इसमें लास्ट का लिंक क्यू और डेलीगेट इवेंट्स थोड़ा सा ऑप्शनल है, ठीक है। ग्रेट, तो ये थे हमारे सी शार्प लेवल 3, बहुत जल्दी कवर कर दिए मैंने। डॉट नेट में 50% तो आपकी सी शार्प ही है, ठीक है। अब डॉट नेट में और क्या है? डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है। कैसे हमारी जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है एक अच्छी एप्लीकेशन क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। इसमें हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? तो सबसे हमारे जो डॉट नेट फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स हैं ये वाले सारे, ये आपका इनका पर्पज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि देखो होता क्या है कि हम जब भी इंटरव्यूज़ की तैयारी करते हैं या हम किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में नहीं रख सकते हैं, हमें केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं और वही ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये आई नो कि मैं रिपीट कर रहा हूँ ये, बट ये बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं फिर से इस रोड मैप पे। कहाँ थे हम? असेंबली जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल करते हैं तो किस तरीके से मतलब असेंबली क्रिएट होती है, तो इतना आपको मतलब हाई लेवल पता होना चाहिए इस डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में। डीप जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप इसके ऊपर काम करोगे। डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर जाके आप उसकी क्लासेस वगैरह, असेंबली वगैरह से छेड़खानी नहीं करोगे, ठीक है। तो हाई लेवल काफ़ी रहेगा। टाइप्स ऑफ असेंबली क्या होती हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क की पावर है, किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स डिस्पोज करता है वो सब, और किस तरीके से जनरेशन्स होती हैं इसमें, ये आपको आइडिया अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये तो था हमारा बेसिक्स जो आपको पता होने चाहिए। कुछ ऑप्शनल चीज़ें भी हैं, जैसे गैग है आपका, या आपका रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो ये थ्रेडिंग हो गया। थ्रेडिंग अगर आप थोड़े से हाई लेवल पे जाते हो तो थ्रेडिंग, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ। सीनियर लेवल के लिए ऑप्शनल नहीं है, बट हाँ जूनियर्स जो स्टार्टिंग है 0 to 2 years उनके लिए ये थोड़ा सा ऑप्शनल है, ठीक है। तो प्रोसेस एंड थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग और टास्क थ्रेडिंग में को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये है हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर में सबसे पहले मैंने इसमें लेवल 1 रखा है, ठीक है। लेवल 1 मतलब जो कि आपको पता ही होने चाहिए विदाउट एनी डाउट, नहीं पता है तो लिख लेना। DBMS RDBMS में डिफरेंस क्या होता है, DDL स्टेटमेंट्स क्या होती हैं इस तरीके की, DML स्टेटमेंट्स क्या होती हैं ये वाले, सिलेक्ट, इंसर्ट एक्सेट्रा। टॉप 1 ही रखी है मैंने। उसके बाद जॉइंस का नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब
अब इसमें टाइप्स ऑफ जॉइंस, इनर जॉइन, आउटर, लेफ़्ट आउटर, राइट आउटर, ये सब मैंने लिख दिए हैं। तो इनका आप कोई भी आपको नहीं पता है तो लिख लो। उसके बाद स्टोर प्रोसीजर इज़ एसेंशियल एंड फंक्शंस आर एसेंशियल, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज़ वेरी एसेंशियल फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, तो ये है हमारा एसक्यूएल सर्वर लेवल 1। अब हम चलते हैं एसक्यूएल सर्वर लेवल 2। लेवल 2 में अब मैंने लेवल 1 लेवल 2 में इसीलिए डिवाइड किया है क्योंकि हर चीज़ जो है मैं वो स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहा हूँ। अगर आपको पहले स्टेप में कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो उसको पहले याद कर लो, मतलब पहले समझ लो, उसके बाद ही लेवल 2 में जाओ, क्योंकि मैंने कोई भी जो कि रिलेवेंट नहीं है, जो कि ज़रूरत नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को कवर नहीं किया है। ओके, ऑलराइट। अब लेवल 2 में हमारे पास क्या क्या ज़रूरी है, तो जब इंडेक्सेस में हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस हैं, जैसे कि हमारा क्लस्टर्ड इंडेक्स है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है, क्रिएट कैसे होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या चलता है, कैसे क्यों ज़रूरत है इनकी, एफिशिएंट और फास्ट कैसे करते हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास एक CTE होता है, अगेन थोड़ा सा ऑप्शनल है बट लेवल 2 में है, फिट होता है। फिर ट्रिगर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स में DML ट्रिगर्स क्या होते हैं और DDL ट्रिगर्स क्या होते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। और लॉग ऑन ट्रिगर्स भी होते हैं। ओके, तो 3 टाइप के ट्रिगर्स, ये DDL भी फर्दर डिवाइड होते हैं बट मैंने खाली इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे पॉइंट आउट किए। ओके, ट्रिगर्स के बाद हमारे पास कर्सर्स होते हैं, ऑप्शनल है, नहीं भी बताओ चलेगा। ट्रांजैक्शन ऑप्शनल, एसिड प्रॉपर्टीज़ गुड टू नो। तो लास्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जो आपकी क्वेरीज को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या करोगे। तो आपका अगर एसक्यूएल सर्वर ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग तो आपको ये सारे पता होने चाहिए, बट अगर आप एसक्यूएल में थोड़ा सा नए हो तो लास्ट के जो ये कर्सर ट्रांजैक्शन से परफॉर्मेंस, ये आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारे पास, वो है ASP.NET MVC। आप देख रहे होंगे कि मैं केवल टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स के नाम ले रहा हूँ, अंदर नहीं जा रहा डिटेल में, क्योंकि अगेन ये जस्ट एक रोड मैप है। मैं यहाँ पे अंदर डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे मैंने क्वेश्चंस आंसर्स में अलग से कवर कर रखे हैं। ASP.NET MVC, अब हम देखेंगे कि ASP.NET MVC में लेवल 1 में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो MVC लाइफ साइकिल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो रिटर्न टाइप्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। फिर ये हमारे रिटर्न टाइप्स हैं। फिर हमारे पास जो फ़िल्टर्स हैं और जो फ़िल्टर्स के टाइप्स हैं वो, उसके बाद रूटिंग, और जो हमारा एट्रीब्यूट बेस्ड रूटिंग का कॉन्सेप्ट है वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया है। उसके बाद जो हम पास करते हैं डाटा MVC में, कितने तरीके से करते हैं, वो सारे तरीके मैंने लिखे हैं और ये हमें आने चाहिए। उसके बाद डाटा वैलिडेशन कैसे होता है, हमारा डाटा एनोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, तो ये हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं MVC के, जो हमें एज ए MVC डेवलपर अगर हम बोल रहे हैं अपने आप को तो हमें आने चाहिए। उसके बाद जो हमारा लेवल 2 है, लेवल 2 में थोड़ा सा हमारा लेवल बढ़ जाता है, जैसे इसमें हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन आ जाता है। फिर जो हमारी सिक्योरिटी होती है MVC में, उसको हम कवर करते हैं। जैसे इस तरीके के कुछ हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, वो हमें आने चाहिए कि कौन कौन से हैं वो और किस तरीके से उनको प्रिवेंट किया जाए। ऑलराइट, उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट करने का तरीका होता है MVC में, कैशिंग प्रोफाइलिंग के थ्रू, वो हमारे आने चाहिए। फिर कुछ ऑप्शनल टॉपिक होते हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, जैसे कि एरियाज, स्कैफोल्डिंग, बंडलिंग एंड मिनिफिकेशन। ये गुड टू हैव है, मस्ट टू हैव नहीं है। मस्ट नहीं है, पर अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये है हमारी ASP.NET MVC की स्टोरी। इसके बाद हमारा कुछ ASP.NET वेब फॉर्म्स होता है एक, आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, पुरानी एप्लीकेशंस में यूज़ होता था, बट अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स आप एक बार रिवाइज़ कर लेना। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप .NET कोर आप लर्न करना शुरू कर दो, क्योंकि आगे आने वाली एप्लीकेशन .NET कोर में ही बन रही हैं। ठीक है,
ऑल राइट, अब हमारे पास है नेक्स्ट ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क। इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डाटा एक्सेस टेक्नोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले कौन सी? ADO.NET। ADO.NET के अंदर हमारे पास क्या है? मेन कंपोनेंट्स पता होने चाहिए .NET के, जो ये लिखे हुए हैं मैंने। ऑल राइट, एग्जीक्यूट मेथड्स पता होने चाहिए, जो कि हमारे पास ये वाले हैं। फिर ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स कौन कौन सी ADO.NET में यूज़ करते हो आप डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, वो भी हमें आनी चाहिए। तो अगर आप ADO.NET में कम काम किया है, एंटिटी फ्रेमवर्क में काम किया है, तो ADO.NET का बेसिक आइडिया लो और फिर एंटिटी फ्रेमवर्क में आ जाओ सीधा। उसमें हमारे पास ORM होता है। कंपोनेंट्स में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क में, और फिर हमारा जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, जो डेटाबेस DB फर्स्ट, कोड फर्स्ट और मॉडल फर्स्ट की अप्रोचेस हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, वो हमें आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने खाली इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हाइलाइट्स किए हैं। अंदर बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट हैं, बट ये मिनिमम कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब अगर ये बहुत आपके लिए ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो रहे हैं, वैसे मिनिमम है ये मैं जानता हूँ, बट अगर आपने शुरुआत की है .NET की, तो कोशिश करना कि लेवल बाय लेवल चलो। ठीक है, एक साथ सब कुछ सीखने की कोशिश मत करना। ऑल राइट, इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है .NET कोर, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है .NET कोर। इसमें लेवल 1 है। ऑब्वियसली अगर आप .NET कोर आपको पहले से आता है, तो ये कुछ मिनिमम कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ जो आपको आने चाहिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं ये? .NET कोर वर्सेस .NEट फ्रेमवर्क में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और ये जो हमारी सारी फाइल्स मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट की हैं, जो भी .NET कोर में होती हैं, ये भी ओके। फिर हमारे पास जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको आना ही आना चाहिए। कैसे यूज़ करते हैं इसे, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसे, और क्या क्या टाइप्स होते हैं कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन इम्प्लीमेंट करने के, सर्विस लाइफ टाइम्स क्या होती हैं, और ये जो हमारी हैं सर्विस लाइफ टाइम्स, ये क्या क्या होती हैं। अगेन, कुछ भी आपको डाउट है लिख लो, बाद में लर्न कर लेना। ये हमारा .NET कोर का बेसिक था। फिर नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास क्या क्या आएगा? रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन आएगी। इसमें मिडलवेयर क्या होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, और इसमें मेथड्स जो हमारे रिक्वेस्ट डेलीगेट क्या होता है, रन यूज़ मैप मेथड क्या होता है ये। फिर होस्टिंग, टाइप्स ऑफ होस्टिंग क्या होती हैं, इन प्रोसेस, आउट ऑफ प्रोसेस, आउट ऑफ प्रोसेस में कैस्ट्रल क्या होता है, ये हमें आना चाहिए। ऑल राइट, फिर रूटिंग का कॉन्सेप्ट है, कोर्स का है, कैशिंग है। कैशिंग के अंदर इन मेमोरी कैशिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग। तो ये मैं कहूँगा हमारा लेवल 2 है, और अगर आप लेवल 1 .NET कोर और लेवल 2 को कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर आप अपने आप को एक .NET डेवलपर अच्छा वाला कह सकते हो। ठीक है, ग्रेट। तो ये हमारा ये वाला लेवल था। इसके बाद हमारा वेब API है, बट वेब API से पहले एक छोटी सी नोटिफिकेशन है। अगर आप इन सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस और आंसर्स फॉर्मेट में कवर करना चाहते हो, तो यहाँ पे टॉप 500 .NET इंटरव्यू का कोर्स है, क्वेश्चन कोर्स, और इसकी एक सेपरेट बुक भी है। ये कोर्स में जितने सारे क्वेश्चन वीडियो लेक्चर्स में कवर किए हैं, और बुक में सारे क्वेश्चन PDF फॉर्मेट में हैं। तो इस कैंडिडेट की तरह अगर आप भी अपना इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स का यूज़ कर सकते हो, और अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। चलो दोबारा से रोड मैप पे आ जाते हैं। ऑल राइट, तो अब है हमारा लेवल 1 वेब API। लेवल 1 का मतलब क्या है? हमेशा एसेंशियल्स। ठीक है, HTTP मेथड्स का आपको पता होना चाहिए, ये कौन कौन से मेथड्स हैं, ये करते क्या है। रिस्पॉन्स कोड्स, ये वाले रिस्पॉन्स कोड्स जो कि टॉप 1 है। अगेन मैं केवल टॉप की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। रेस्ट गाइडलाइंस कौन सी होती हैं? 4-5 रेस्ट गाइडलाइंस होती हैं, उनका थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेना, बहुत डीप एक बारी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
फिर ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये JWT कैसे काम करता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसके अलग से इसको और डिटेल में पॉइंट आउट किया है। ठीक है। फिर रिटर्न टाइप्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, HTTP रिस्पॉन्स जो रिटर्न टाइप्स होते हैं, और जेसन रिज़ल्ट, फाइल स्ट्रीम रिज़ल्ट, इस टाइप के भी। तो जो जेसन वाला है ये आपको ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, बट HTTP रिस्पॉन्सेस पता होना चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं API लेवल 2। लेवल 2 में हमारे पास हमें कंटेंट नेगोशिएशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मीडिया फॉर्मेटर क्या होता है, जेसन फॉर्मेटर, XML फॉर्मेटर और कस्टम। मिडलवेयर्स क्या होते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पाइपलाइन, लॉगिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, फिल्टर्स कौन कौन से तरीके के होते हैं हमारे पास वेब API में। टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए हम क्या क्या करते हैं। टेस्टिंग डिबगिंग एक थोड़ा डिटेल है, ये ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, बट उससे पहले के आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी वेब API की। मैं बहुत जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं और टाइम बहुत कम है। ठीक है, अब हम चलते हैं लेवल लास्ट जो हमारा है .NET एडवांस का टॉपिक। इसके अंदर आपको क्या, अगेन आपको .NET एडवांस से पहले बाकी के सबका बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, .NET एडवांस में क्या है हमारे पास, सॉलिड प्रिंसिपल, डिज़ाइन पैटर्न्स, वर्जन कंट्रोल, यूनिट टेस्टिंग टेक्निक्स, इसमें आपको जितनी भी टेक्निक्स हैं। फिर डेवऑप्स, एज़्योर क्लाउड, माइक्रो सर्विसेज, और अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो रिएक्ट, एंगुलर JS। मैं जानता हूँ कि हर एक टॉपिक अपने आप में एक हाथी है, तो आपको इसमें से चूज़ करना है कि आपको पहले सॉलिड प्रिंसिपल का होना ज़रूरी है, उसके बाद जो है ये ऑप्शनल्स हैं, इनमें आपको चूज़ करना है कि आपको किसके साथ जाना है। सबको एक बारी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा एडवांस। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं .NET में तो इनमें से 2-3 टॉपिक सिलेक्ट करो और उनमें मास्टरी करो। ओके, ये था हमारा कंप्लीट रोड मैप माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अगेन अगर आपको एक गोल बनाना है .NET में, तो गोल कभी भी ये मत बनाओ कि मुझे .NET में .NET कोर लर्न करना है या मुझे वेब API लर्न करना है, क्योंकि होने क्या वाला है कि अगले 5-7 साल में सब कुछ चेंज होता रहता है। ठीक है, आप अपने गोल्स को मोनेटाइज करो कि मुझे .NET कोर लर्न करना है और उसके बाद अपनी सैलरी में 100% हाइक चाहिए और मुझे एक और बेटर कंपनी में या फिर एक बेटर पोजीशन में जाना है विद .NET कोर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये था आज का रोड मैप। फाइनली दोबारा से अगर आप ये इंटरव्यू कोर्स ट्राई आउट करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस बुक का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड इंटरव्यूज़।